ओके, क्लास 9 आप लोगों का रियल नंबर कंप्लीट हो चुका था अलजेब्रा का। मैंने प्रॉब्लम सेट दिया था होमवर्क में। तो अब तक आज है वेडनेसडे को जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मेरा सिर्फ यश का मिला है मुझे एंड श्रेया का मिला है। राजेश एंड सृष्टि आपका प्रॉब्लम सेट अभी तक नहीं आया है, तो मेरे को नहीं पता कि आपको क्या डाउट है। राजेश एंड श्रेया का आया था तो उनके डाउट्स वाले मैंने सम्स लिखे हैं जो थोड़े बहुत रॉन्ग है, थोड़े बहुत उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे। तो सबसे पहले देख लो कि इस प्रॉब्लम सेट में अब सब लोगों को पता होगा कि 25% पोर्शन आप लोगों का स्किप हो गया है, एग्जाम में नहीं आएगा। एंड फुल चैप्टर्स उन्होंने स्किप नहीं किए, सिर्फ लैंग्वेजेस में फुल चैप्टर स्किप किए हुए हैं। अदरवाइज मैथ साइंस में बीच बीच में से बहुत छोटी छोटी चीजें निकाल दी है। तो ये जो प्रॉब्लम सेट है 2.1 सॉरी प्रॉब्लम सेट 2, उसमें से स्किप किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का 4 and 5, 7 का 4 and 5 और 8 का 4 and 5। सिर्फ ये 6 सम स्किप किए हुए हैं, बाकी पूरा प्रॉब्लम सेट आप लोगों को करना था। अब जो प्रॉब्लम सेट में ये इतने सारे सम्स थे जो थोड़े बहुत रॉन्ग थे या जहाँ पे कंफ्यूजन था। तो फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको इसका ऑर्डर पूछा था, श्रेया को नहीं आया था ये। क्वेश्चन नंबर 1 में इसका ऑर्डर ये ऑलरेडी √5 है। √5 मतलब पावर क्या है 1/2, और इसके ऊपर एक और रूट है 3 का, यानी 1/3। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6। तो हम किस तरह से लिख सकते हैं इसको, √5 to the power 6। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 6। नेक्स्ट निकालना था कॉन्जुगेट पेयर। कॉन्जुगेट पेयर मतलब होता है साइन ऑपोजिट होने चाहिए। साइन ऑपोजिट मतलब आप इसको a प्लस बी या a प्लस बी a माइनस बी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो भी दिया हुआ था आंसर ये है -2 √5 + 3। कैसे, क्योंकि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं √3 + 2√5, और ये इसको लिख सकते हो √3 - 2√5, क्योंकि यहाँ पर आगे साइन किसका है, माइनस का। तो ये आपका a प्लस बी फॉर्म और a माइनस बी फॉर्म हो जाएगा। इसके अलावा जो भी आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया था -2 √5 + 3, तो ये ऑप्शन राइट है। सेकेंड ऑप्शन दिया था -2 √5 - 3, हमको दोनों जगह माइनस नहीं चाहिए, तो ये ऑप्शन अलाउड नहीं है। हमको सिर्फ कोई भी एक नंबर ही नेगेटिव में चाहिए। थर्ड ऑप्शन था 2 √3, तो ये तो ऑब्वियसली नहीं आएगा क्योंकि 2 √3 तो है ही नहीं। फोर्थ ऑप्शन था √3 + 2√5, हमको एक नंबर में नेगेटिव में चाहिए, दोनों ही अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो a प्लस बी a माइनस बी फॉर्म कैसे होगा। इसलिए पहला जो क्वेश्चन था, सॉरी मैंने यहाँ पे नंबर रॉन्ग लिख दिया, फर्स्ट जो है वो आपका आंसर है -2 √5 + √3, क्योंकि इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी। नेक्स्ट यहाँ पर यश अपने कैलकुलेशन में मिस्टेक की है, श्रेया का राइट था, ये मॉड्यूलस में है, तो हम सॉल्व करेंगे 12, 13 + 7 20 × 4, तो ये हो जाएगा 12 - 20 × 4 18, इसका आंसर आता है -68, और मॉड्यूलस में है तो जब भी लिखेगा वो हो जाएगा पॉजिटिव। तो आंसर है आपका +68, जो कि है आपका डी। इसका आंसर था डी, +68। अब श्रेया एंड यश आप दोनों ने यहाँ पर एक कॉमन मिस्टेक की है, यहाँ पर आपको कहीं पर भी ऊपर डॉट नहीं दिया है। आप लोगों ने क्या किया, 0.5 डेसिमल लगाया, ये डॉट लगाया ऊपर और नॉर्मल सॉल्व कर दिया। इस तरह से सॉल्व नहीं होगा, यहाँ पर डॉट नहीं दिया है। तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो 0.555, 3 डिजिट के बाद है ना, तो हम इसको डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं 35/1000, 3 के बाद डेसिमल लग जाएगा। इसका डायरेक्ट आंसर होगा 555/1000 P/Q फॉर्म में। x अज्यूम नहीं करना है, क्योंकि ये यहीं पर टर्मिनेट हो गया। x अज्यूम किसके लिए करते थे, नॉन टर्मिनेटिंग के लिए, तो डायरेक्टली आंसर लिखना था, ये डॉट नहीं है यहाँ पर। यश आपने क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला रॉन्ग किया था, ये था √5 5/2 नहीं था। ये आप लोगों को 8th स्टैंडर्ड में था कि √2 √5 कैसे निकालते हैं। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे लेकिन अलग मेथड से। यहाँ पर आपको लिखना है 5, फर्स्ट हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ बचा 4 1 और क्वेश्चन लिखा हमने 2। अब इसके बाद हमारा कहीं पर कुछ नहीं होता है, क्योंकि 1 किसी से डिवाइड होता नहीं। तो अभी इसमें डिविजन में थोड़ा सा अलग करना है। क्या करना है, यहाँ पर डेसिमल लगाना है और 3 पेयर 0 के बनाना है, 4 भी बना सकते। तो अब क्या हो गया, हमको डेसिमल के बाद नीचे नंबर चाहिए, तो हमने यहाँ से 2 0 उतारे और यहाँ लगा दिया डेसिमल।
क्योंकि √5 जो होगा वो 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो 2 पॉइंट तो मिलते हैं। अब इसके आगे क्या करना है ना, जो नंबर आपने यहाँ पर डिवाइड के लिए लिया है ना, सेम वही नंबर यहाँ पर क्या कर दोगे, ऐड। यहाँ आ जाएगा आपका 4। अब यहाँ से चेंजेस आना शुरू होगा। अब तक क्या किया हमने, 5 लिखा, 5 को 2 से डिवाइड किया। 2 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि वही एक छोटा नंबर था जिसका मल्टीपल आपका 5 से कम आ सकता था। बाकी 3 से करोगे तो 3 2 6 हो जाएगा। अभी यहाँ पर हो गया हमारा 2, ये प्लस करना है, ये माइनस करना है। हमेशा इस साइड प्लस होते जाएगा, इस साइड माइनस होते जाएगा, और जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर लिखते जाओ। अब ये जो 4 है उसके पीछे ऐसा नंबर लगाना है जिसके साथ मल्टीप्लाई करके आपको 100 से कम आना चाहिए। अगर 1 से ट्राई करते हैं, यहाँ पर भी बनाना चाहिए, यहाँ पर भी बनाना चाहिए, तो 41 पे जाओ। फिर 2 से ट्राई किया, 84, 3 से ट्राई किया, सेम नंबर आना चाहिए। 4 के पीछे जो नंबर लगा रहे हो सेम उसी से मल्टीप्लाई करो। ये हो गया 9, ये हो गया 120। तो ये नंबर ऐसा है जो 100 से कम है, तो यहाँ हम लगाएंगे 42 और 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 84। हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, 2 से। तो जो नंबर ये है ना वही यहाँ पर लिखते जाना। अब इस साइड करना है प्लस, तो ये हो जाएगा 44। इस साइड करना है माइनस, ये हो जाएगा 16। अब 44 और 16 का वापस कुछ नहीं हो सकता, वापस 0 होता है। अब 44 के साथ भी वही करते जाना है, मतलब 44 के पीछे ऐसा नंबर लगाना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर आपका 1600 से कम आना चाहिए। 1 के साथ ट्राई किया तो वही आता है, 2 के साथ ट्राई किया 884, कम तो है, फिर भी 3 के साथ ट्राई कर लेते हैं। 1329, अभी भी कम है, 4 के साथ ट्राई करेंगे। 1776, तो ये 1600 से ज्यादा हो जाएगा, तो हम क्या ले रहे हैं 3। यहाँ पर भी लिखा 3, यहाँ पर भी लिखा 3, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1329। अब यही 3 वापस यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ करना है प्लस, यहाँ करना है माइनस। ये हो जाएगा आपका 3 + 3 6, और ये तो 4 4 प्लस ही रहता है। यहाँ पर माइनस किया तो आता है 10 में से 9 किया 1 2 221। एक मिनट चेक कर लो, 10 में से 9, फिर यहाँ पर 9 में से 2 गया, सॉरी 9 में से 2 गया 7। अब सेम 446 के भी साथ करना है, 1 2 3 सारे ट्राई करना है। तो 446 के साथ में मैं अभी 1 से ट्राई नहीं करूँ, 5 से ट्राई करती हूँ। 22,000 और यहाँ 271, तो 446 से कम है, तो हम 0 0 और उतारने के बाद चेक करना। तो ये आता है 22,324 और हमारा 325, हमारे पास कितना है 27,000 और आगे ट्राई करना। तो 446 ऑलरेडी है हमारे पास, तो इसके पीछे हम लगाएंगे 6 से ट्राई करेंगे। ये आ गया 26,796। आई थिंक इनफ है, आपको चाहिए तो 7 से ट्राई कर सकते हो, 7 से ट्राई करोगे तो 27,000 से ज्यादा ही आना है। तो यहाँ पर हमने लिखा 6, यहाँ पर भी लिखा 6 और यहाँ पर लिखा 26,796। यहाँ करना है ऐड, यहाँ करना है माइनस और यही 6 करना है यहाँ पर। यहाँ पे ऐड किया तो 4472, यहाँ पर माइनस किया तो 4 9 में से 9 0, कैरी करके हो गया 10 3 0, आपका 304 बचता है। सेम आगे करते जाना है, वापस 4472 के पीछे एक नंबर ऐसा लगाओगे जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पर आपका यहाँ पर वापस 2 0 कैरी हो जाएंगे, अगर मैं यहाँ पे बढ़ाती हूँ तो, और आगे कंटिन्यू होते जाएगा। तो 3 डेसिमल तक इनफ है, हमारा आंसर मिल चुका है। √5 का आंसर क्या है 2.236 स्टैंडर्ड है। आगे और चलते जाएगा। तो अब हमने क्या किया वापस देख लो, हमने 5 लिखा, √5 की जगह 5 लिखा। उसके बाद क्योंकि 5 फुली डिवाइड नहीं होता है तो हमने पहले 2 से ट्राई किया, 2 से गया 4 1 बचा, तो हमने 3 पेयर 0 के लगा दिए। अब जितने पेयर लगाते जाओगे ना उस हिसाब से आपके डेसिमल्स के पीछे नंबर बढ़ते जाएंगे। 3 डेसिमल तक इनफ हो जाता है, क्योंकि आप और आगे करते जाओगे तो बहुत आएगा। हमने 2 से डिवाइड किया 1 बचा, अब 1 से तो कुछ हो नहीं सकता, इसलिए 2 0 और लेंगे। यहाँ पे क्या करना है, जितने से आप डिवाइड कर रहे हो उसी को ऐड करना है। 2 से डिवाइड कर रहे हो 2 को 2 2 जा 4 ऐड किया 4 आया पहले हमारे पास से। फिर 4 के पीछे ऐसा नंबर लगाना है जिसका मल्टीप्लीकेशन
100 से कम हो तो हमने 2 लगा कर देखा, 42 इंटू 2 84, वही 2 यहाँ पर देखा। फिर ये माइनस किया, 16 बचा, यहाँ पर बचा था 44, और 44 और 16 तो जाता नहीं है, इसलिए हमने 2 जीरो और ले लिया। फिर 44 के पीछे नंबर ट्राई किया, 1329, फिर माइनस किया, फिर हमारे पास बचा 446, फिर नंबर ट्राई किया, 6 आया। इस साइड प्लस कर दे जाओ, इस साइड माइनस कर दे जाओ, और जो भी नंबर आप ले रहे हो सेम सेम वो यहाँ पर लिखते जाओ। फाइनल आंसर आया √5 इक्वल्स टू 2.236। अब क्वेश्चन नंबर 4 में इसको श्रेया को डाउट था, क्वेश्चन नंबर 4 में वही करना है ना, इसको इरेशनल नंबर प्रूव करना है। और जब हमने लास्ट एक्सरसाइज की ना 2.1, उसमें भी सेम वही किया था, लेट द 5√7 इक्वल्स टू रैशनल नंबर। तो पहले इसको हम लोग रैशनल नंबर की तरह अज्यूम करेंगे, वही लंबे छोटे स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं। लेट अस अज्यूम that 5√7 is rational number. A rational number है तो अपॉन फॉर्म में होगा, that is 5 plus √7 equals to a upon b, where a and b does not have any common factor, doesn't have any common factor. B does not belongs to 0 and A and B are co-prime. फिर यहाँ पर √7 को छोड़कर शिफ्ट कर दो, तो √7 को छोड़कर हमने A प्लस B -5 किया, तो ये हो जाएगा आपका इस तरह से। तो हमारा A -5 B अपॉन B रैशनल नंबर है, क्योंकि A और B भी रैशनल नंबर है, लेकिन √7 तो रैशनल नंबर नहीं है, तो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स। और ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हमने असम्पशन रॉन्ग किया था। तो वही वाले स्टेटमेंट लिखने हैं कि यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, A -5B अपॉन B इज अ रैशनल नंबर, therefore √7 is also a rational number. But this contradicts the fact that √7 is an irrational number, but it contradicts. Irrational number. Therefore, this contradiction arises due to our assumption, और फिर लास्ट में स्टेटमेंट लिखना है, therefore 5 plus √7 is an irrational number. Okay, लास्ट क्वेश्चन अभी क्वेश्चन नंबर 6, जहां पर आपने ट्राई तो किया था लेकिन छोटी छोटी मिस्टेक्स की, स्टेटमेंट्स लिखने में रॉन्ग किया। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पूछा था, राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रैशनलाइजिंग फैक्टर फॉर द गिवन सर्कल। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब हम 32 को इस तरह से करते हैं तो 2 से जाएगा, फिर यहाँ 8, फिर यहाँ 4, फिर 4, यहाँ पर पेयर बनता है आपका 4 का, तो इसको हम लिख सकते हैं 4√2। यहाँ तक राइट था, आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा, यहाँ पर सिर्फ इतना लिखना था कि √2 इज अ रैशनलाइजिंग फैक्टर। रैशनलाइजिंग फैक्टर जो भी आपका रूट में है ना, उसी को रैशनलाइज करने की जरूरत है। तो सिर्फ इतना ही लिखना था सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद कि कौन सा रूट में है, उसको लिख देना था √2 इज अ रैशनलाइजिंग फैक्टर। सेम वे में अगर हम 50 को लिखते हैं तो हम इसको 5√2 लिख सकते हैं। 25 इंटू 2 ना, तो 25 का 5 बाहर निकल गया, 5√2। तो इसको कैसे लिखना है, रूट सेम यहाँ पर वही स्टेटमेंट आएगा, √2 इज अ रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो सिर्फ ये 2 स्टेटमेंट्स लिखने थे। श्रेया ने वापस मल्टीप्लाई कर दिया उसको, तो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, सिर्फ इतना सा लिखने थे ही छोड़ देना है बस। क्वेश्चन नंबर 6 के बाकी के सम्स भी वैसे ही करने हैं। ये हो गया रियल नंबर के जितने भी आप लोगों के मैंने चेक किए, जो रॉन्ग थे, डाउट था, वो सब क्लियर किया। 1 किया, 2 किया, 3, 4 एंड 6 किया। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ज्योमेट्री मैथ्स 2 का पैरेलल लाइन्स सेकंड चैप्टर। उसका बेसिक्स बता रही हूँ। उसमें भी फर्स्ट एक्सरसाइज में से 2 सम स्किप हो गए, मतलब 3 ही सम करने हैं हमको, बेसिक्स और 2 सम्स कर देते हैं। कि ये आप लोग ने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, पैरेलल लाइन करके चैप्टर था 8th स्टैंडर्ड में। पैरेलल लाइन का कुछ अलग नाम था, बट चैप्टर था। पैरेलल लाइन्स मतलब क्या होती है, जो कहीं पर भी चैप्टर इंटरसेक्ट नहीं करती।
तो ये एल और एन दो पैरेलल लाइंस है, और ये जो लाइन जा रही है ना एन, जो दोनों लाइन को कट कर रही है, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो अगर दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल है और कुछ एंगल्स बनाती है तो उनके बीच में रिलेशनशिप होता है एंगल्स में, और ये रिलेशनशिप लिखना और जानना बहुत जरूरी है। लिख लेना, जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को 9th में है, वापस 10th में भी ये वाला पार्ट आएगा कि कौन से एंगल्स क्या होता है। तो ये प्लीज अच्छे से लिख लेना अगर 8th स्टैंडर्ड में नहीं समझा होगा तो। फर्स्ट है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब एंगल ए और एंगल पी। ये यहाँ पर ऊपर लाइन के और ये इस लाइन के ऊपर, ये दो लाइन पैरेलल ना एल और एम, तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों क्या होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं सेम। सिमिलरली बी और क्यू ये करस्पॉन्डिंग एंगल, ये भी नीचे ये भी नीचे। यहाँ पर डी ऊपर है एस ऊपर, ये लाइन देखो, ये एल लाइन है ना, डी ऊपर है और एम लाइन के ऊपर एस है, तो डी और एस करस्पॉन्डिंग है, सी और आर करस्पॉन्डिंग है, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम होते हैं। फिर आते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पे। इंटीरियर मतलब अंदर, और अल्टरनेट मतलब जेड फॉर्म होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एंगल सी और एंगल पी है, ये यहां से यहां, ये जेड फॉर्म होना चाहिए। एक एंगल इधर, एक एंगल इधर, जैसे जेड फॉर्म होता है ना, एक एंगल यहाँ एक एंगल यहाँ, तो ये होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर। सेम वे में बी और बी के सामने हमारा एस, या फिर आप ऐसे देख सकते हो क्रॉस क्रॉस, इधर सी है इधर पी है, और दो एक नीचे है एक ऊपर है लाइन के, ये क्या होना चाहिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद चलते हैं थर्ड पे, इंटीरियर एंगल। सबसे इजी बात, इंटीरियर मतलब दो एंगल अंदर अंदर ही है, बी पी सी एस, लेकिन ये इक्वल नहीं होता है। इंटीरियर एंगल का जो एडिशन होता है वो 180 डिग्री का होता है, दोनों एंगल्स मिलाकर 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल्स बनता है, सप्लीमेंट्री होता है। सेम वे में यहाँ पर अंदर कौन है सी एस बी पी, ये इंटीरियर एंगल है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सबसे इजी वाला पार्ट, वर्टिकली ऑपोजिट में ऐसे एक्स फॉर्म होना चाहिए, ये एंगल्स यहाँ पर आपका एक्स फॉर्म हो रहा है ना, ए सी बी डी पी आर एस क्यू, ये सब क्या है आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एक दूसरे के सामने सामने, और ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं सेम होते हैं। फिर लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब एक लाइन में ऐसे एंगल बनना चाहिए, और ये लीनियर पेयर पूरा 180 डिग्री होता है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलाकर 180 डिग्री होता है। तो ए डी बी सी ए बी पी क्यू एस आर, ये सब लीनियर पेयर है। तो हर एक जो हेडिंग लिख रहे हो उसके सामने इस तरह से लिख दो, ये लीनियर पेयर है, ये एक एंगल और ये एंगल, ये दोनों मिलाकर आपका 180 डिग्री बना। ये ऑपोजिट, ये एंगल ये एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एक्स फॉर्म होना चाहिए। इंटीरियर में क्या होता है यहाँ यहाँ, ये दोनों इंटीरियर। फिर करस्पॉन्डिंग में क्या होता है, ये एक ऊपर ये एक ऊपर, ये हो गया आपके करस्पॉन्डिंग। तो हर एक हेडिंग के साथ में इस तरह से छोटा सा फिगर बना, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये हो गया इंटीरियर अंदर अंदर, और वर्टिकली ऑपोजिट में करना है तो ये हो गया वर्टिकली ऑपोजिट, ऑपोजिट ऑपोजिट में एंगल्स बनते हैं। फिर क्या बचा अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट इंटीरियर में यहाँ पर एक यहाँ जेड फॉर्म होता है इस तरह से, एक यहाँ एक यहाँ। एक और नया है जो 8th में था, 9th में तो अभी तक नहीं बताया हुआ, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर मतलब क्या करना है, इंटीरियर एंगल्स फाइंड करना है आपको। इंटीरियर एंगल्स यहाँ आया ना, तो अल्टरनेट कहाँ होंगे यहाँ और यहाँ। जैसे बी, जैसे सी और पी, सी पी, तो सी के ऊपर वाला है पी, पी के नीचे वाला है क्यू, बी और क्यू भी सेम होंगे, और उसको बोलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर। एक्सटीरियर क्यों, क्योंकि वो बाहर है, लाइंस के अंदर नहीं। तो अगर आपके ये दोनों एंगल सेम है तो यहाँ इसके ऊपर वाला और इसके नीचे वाला भी सेम होगा, उसको बोलते हैं एक्सटीरियर। प्लीज ये फिगर साथ में ड्रॉ कर लेना, नहीं तो बिल्कुल याद नहीं रहता है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब ऊपर ऊपर, अल्टरनेट इंटीरियर इधर इधर, दोनों का अंदर होना जरूरी। एक्सटीरियर एक ऊपर एक नीचे, इंटीरियर अंदर अंदर, वर्टिकली ऑपोजिट एक्स बना है, ऑपोजिट ऑपोजिट। इंटीरियर एक ही लाइन पे बन रहे हैं, ये भी इंटीरियर है, ये भी लीनियर पेयर में, ये पूरा भी मिलाकर आपको 180 डिग्री बनाता है। ये हो गया आपका लीनियर पेयर। ठीक है, इसके बाद हम लोग दो सम्स है 2.1 के वो कर रहे हैं, फिर आगे के लेक्चर में देखेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस 2.1। उसके दो ही क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, एक्चुअली 3 ही क्वेश्चन है, उसमें से भी 2 स्किप कर दिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 स्किप हो गया, 4 है एंड 5 स्किप हो गया। 3 थोड़ा सा टफ, 4 थोड़ा सा टफ है, तो पता नहीं क्यों स्किप किया, 3 वाला उल्टा इजी था।
1 एंड 2 पहले कंप्लीट कर लेते हैं। 1 में आपको इस तरह से फिगर दिया हुआ है, ये दोनों लाइन पैरेलल दी है, लाइन पी आर इज पैरेलल टू लाइन एस एम और डी के जो है वो ट्रांसवर्स है। एक एंगल दिया हुआ है आपको डी एच पी 85 डिग्री का है, बाकी के एंगल्स पूछे हुए हैं। अब आर एच डी, ये आपका आर एच डी ये एंगल, और ये जो एंगल दिया है उसमें कोई रिलेशनशिप बनता है, लीनियर पे एक ही लाइन पर है ना, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एंगल आर एच डी प्लस एंगल जो दिया हुआ है वो है डी एच पी इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन एंगल्स इन लीनियर पेयर। अब ये थोड़ी देर पहले मैंने एंगल्स बताए थे, उनको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज हम सॉल्व नहीं कर पाओगे। लीनियर पेयर का मतलब होता है एक ही लाइन में, तो डी एच आर जो पहला वाला एंगल, सॉरी आर एच डी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलाकर एक ही लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, एक ही लाइन पे बने, इस लाइन पे बन रहा है दोनों एंगल, तो ये वाला एंगल और ये पूरा दोनों मिलाकर है 180 डिग्री। तो हम लोग को डी एच पी पता है 85 डिग्री, आर एच डी नहीं पता है, निकाल सकते हैं शिफ्ट, therefore angle RHD equals to 180 degree minus 85 degree equals to 95 degree। पहला एंगल मिला हमको RHD। अब सेकेंड निकालना है। सेकेंड एंगल पूछा हुआ है PHG, ये रहा आपका PHG, मतलब ये वाला एंगल PHG, सॉरी ये वाला एंगल PHG, ये वाला एंगल। अब या तो चाहिए तो इसको भी हम लीनियर पेयर में ले सकते हैं, या फिर ये और ये वर्टिकली ऑपोजिट हो जाते हैं ना, जो अभी हमने निकाला, अभी हमने क्या निकाला था आर एच डी और पी एच जी, दोनों के दोनों एंगल्स क्या होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, एंगल आर एच डी इज इक्वल टू, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल, इज इक्वल्स टू पी एच जी। रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये पहले चैप्टर के कंपेयर में थोड़ा सा टफ है, क्योंकि यहाँ से ज्योमेट्री मेन शुरू होती है आपकी, तो प्लीज एंगल्स बराबर देखना, पेंसिल से ड्रॉ करना और उसके बाद थोड़ा सा डैप कर देना जो भी आपको एंगल चाहिए पहचानने के लिए। तो आर एच डी आपको ऑलरेडी 95 डिग्री दिया हुआ था, तो पी एच जी भी क्या हो जाएगा 95 डिग्री, तो एंगल पी एच जी इक्वल्स टू 95 डिग्री हो जाएगा आपका प्रैक्टिकल। अब तीसरा एंगल पूछा है एच जी एस, एच जी एस, ये हमने निकाला 95 डिग्री, दोनों एंगल्स इंटीरियर पे एच जी एस भी निकल सकता है, एंगल एच जी एस। अब जब भी आपको दो एंगल्स अलग अलग लाइन पे बनते हैं ना, तो पहले हमको रीजन स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो लाइन कौन सी दी हुई थी जो पैरेलल है, लाइन आर सी इज पैरेलल टू लाइन एम एस एंड लाइन डी के इज ट्रांसवर्सल। अब तक हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि लीनियर पेयर एक ही लाइन पे बन रहा था, ऑपोजिट एंगल्स भी एक ही लाइन पे बन रहे थे, लेकिन अब जो हम एंगल्स दे रहे हैं इंटीरियर पेयर, उसका दो लाइन का होना जरूरी है। ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, इसीलिए ये और ये दो एंगल्स हैं। तो एंगल ये वाला कौन सा हमने फाइंड किया था, पी एच जी प्लस एंगल एच जी एस, एच जी एस इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों रीजन, इंटीरियर पेयर, इंटीरियर एंगल्स। तो इसमें से हमको पीएचजी पता है 95 डिग्री, एचजीएस निकाल सकते हो। एचजीएस भी क्या गया 85 डिग्री। अब ये एचजीएस जो है ना वो सिमिलर है इस एंगल के, क्यों, क्योंकि हम इन दोनों को ये भी लिख सकते थे ना, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी हो सकते थे, या फिर इंटीरियर पेयर से भी निकाल सकते हो, किसी भी तरह से निकाल सकते हो। लास्ट है एम जी के, एम जी के अभी हमने क्या निकाला था, एच जी एस, उसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो एच जी एस इज इक्वल टू एम जी के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल
Therefore, MGK equals to 85 डिग्री। फाइनल आंसर लिखना है आपको। फर्स्ट एंगल पूछा हुआ था RHT विच इज इक्वल्स टू 95 डिग्री, देन PHG विच इज इक्वल्स टू 95 डिग्री वापस, फिर पूछा है HGS 85 डिग्री और MGK 85 डिग्री। फाइनल आंसर लिखना जरूरी है, नहीं तो हाफ मार्क कट जाता है। जो भी एंगल पूछा है, एंगल RHB इक्वल्स टू 95 डिग्री, एंगल PHG इक्वल्स टू 95 डिग्री, एंगल HGS इक्वल्स टू 85 डिग्री एंड एंगल MGK इक्वल्स टू 85। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है, L और M पैरेलल नहीं है। L और M ट्रांसवर्सल हो सकती है कोई भी एक लाइन, और आपको कुछ 110 एंड 115 दिया हुआ है और ABCD पूछा हुआ है। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या कर सकते हैं, ये 110 और A इन दोनों का बीच का रिलेशन क्या है, स्ट्रेट लाइन में। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सोल्यूशन एंगल A प्लस 110 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल्स इन लीनियर पेयर। Therefore, एंगल A कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री 70 डिग्री, तो एंगल A हो जाएगा आपका 70 डिग्री। अब आते हैं एंगल A और C इंटीरियर पेयर नहीं है यहाँ, क्योंकि L और M पैरेलल नहीं है। दो पैरेलल लाइन के अंदर वाले एंगल्स ही इंटीरियर होता है, X और 115 इंटीरियर है। सेम वे में हम D भी निकाल सकते हैं। D भी क्या आपका लीनियर पेयर है, जरूरी नहीं है लाइन वाइज निकालना, लास्ट में आंसर लिख देना लाइन वाइज। अभी हम D निकाल सकते हैं क्योंकि 115 और दोनों लीनियर पेयर है। एंगल D प्लस 115 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो एंगल B निकल जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री, दैट इज 65 डिग्री, एंगल D। अब एंगल D और एंगल B ये भी नहीं ले सकते हो क्योंकि आपकी लाइन कौन सी पैरेलल है, P एंड Q। P और Q के अंदर देखो कुछ बनता है, ये P और Q है। P और Q में 110 और X ये दोनों क्या है आपके इंटीरियर पे। तो अगर मैं X निकालूं तो यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से मुझे B मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग आगे लिखेंगे, अभी तक हमको मिला एंगल A और एंगल D दैट इज 65 डिग्री। इसके बाद हम एंगल X निकालेंगे। एंगल X उससे पहले लाइन लिखनी है, गिवन थर्ड एंगल निकाल रहे हैं, गिवन लाइन कौन कौन सी पैरेलल है, Q एंड P। लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q, और एंगल किसकी वजह से बन रहा है, L की वजह से, एंड लाइन L इज ट्रांसवर्सल। Therefore, 110 degree plus angle X equals to 180 degree interior angle. तो एंगल X कितना निकलेगा आपका 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, एंगल X निकला 70 डिग्री। एंगल X को निकालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन एंगल B को निकालने के लिए हमको एंगल X चाहिए। अब एंगल X और B दोनों सेम है, एंगल X is equals to angle B, reason vertically opposite। Therefore एंगल B भी कितना हो जाएगा 70। तो हमारा D निकल गया, B निकल गया, A निकल गया। अब बचा हुआ है C। अब एंगल C में ये दोनों लाइन देखो, ये दोनों लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल जा रहा है, तो ये 115 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 115 करस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहाँ पर भी वापस वही सब लिखना है, कौन कौन सी लाइंस पैरेलल है और कौन कौन सा ट्रांसवर्सल है। लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q, ट्रांसवर्सल कौन सा है, किसकी वजह से बन रहा है, एंड लाइन L इज ट्रांसवर्सल। तो एंगल C इज इक्वल्स टू 115 डिग्री, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स।
देयरफॉर एंगल सी तो ऑलरेडी निकल गया। हम लोगों ने क्या किया, एंगल ए तो निकल गया लीनियर पेयर से, एंगल डी भी निकला लीनियर पेयर से, एंगल बी के लिए हमने पहले एंगल एक्स को निकाला, फिर वर्टिकली ऑपोजिट करके निकाला। लास्ट एंगल सी बचा था, तो ये दो लाइंस अगर पैरेलल है और ये इस तरह से जा रहा है, तो ये एक ऊपर है एक नीचे है, तो हम क्या लिखते थे उसको, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहाँ पर ये दोनों क्या हो गए, करेस्पॉन्डिंग एंगल, और एंगल सी निकला आपका 115। तो लास्ट में फाइनल आंसर लिखना, एंगल ए निकला था 70 डिग्री, एंगल बी भी निकला था 70 डिग्री, एंगल सी निकाला हमने 115 डिग्री, और एंगल डी निकला था 65 डिग्री। फाइनल आंसर एंगल ए इक्वल्स टू 70 डिग्री, एंगल बी इक्वल्स टू, डी कितना निकला था 70 डिग्री, एंगल सी अभी भी निकाला 115 डिग्री, और एंगल डी भी निकाला था 65 डिग्री। तो यहाँ तक लेक्चर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस है 2.1 का एक सा बचा है वो, एंड 2.2 स्टार्ट करते हैं।